तो नमस्कार भाइयों, आज हम वापस आ चुके हैं अपने चैप्टर लाइट में और आज हम डिस्कस कर रहे होंगे इसका लेक्चर नंबर 10। ठीक है, तो आज के लेक्चर का हमारा टॉपिक होने वाला है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। ये कुछ वैसा ही है, ये कुछ मिलता जुलता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से। ठीक है, जैसे आपने रिफ्लेक्शन से रिलेटेड दो लॉज पढ़े थे, वैसे ही रिफ्रैक्शन के भी दो लॉज होते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम इन्हीं दोनों लॉज की डिटेल में स्टडी कर रहे होंगे। ठीक है ना, तो चलो शुरू करते हैं, देखते हैं कि कौन कौन से दो लॉज होते हैं रिफ्रैक्शन के। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपने फर्स्ट लॉ से। फर्स्ट लॉ क्या कहता है? द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द इंटरफेस ऑफ टू ट्रांसपेरेंट मीडिया एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। अब कुछ बच्चे भूल गए होंगे कि ये इंटरफेस क्या होता है, तो मैं बताऊं यार, इंटरफेस जो होता है वो आपके दो पर्टिकुलर मीडियम्स को सेपरेट कर रहा होता है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बोलूं वाटर की ऊपर वाली परत है, वाटर सरफेस की ऊपर वाली परत होती है। ठीक है, तो उस परत के नीचे जो होता है पानी का मीडियम होता है और उस परत से ऊपर एयर का मीडियम होता है। ठीक है, तो जो वो वाटर सरफेस होती है या पानी की ऊपर वाली जो परत होती है वो वहां इंटरफेस की तरह काम कर रही होती है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं इसे समझना। फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन यानी रिफ्रैक्शन का पहला लॉ क्या कहता है। मान लो ये मैंने एक ग्लास स्लैब ले लिया। ठीक है, ग्लास स्लैब से क्या मतलब है मेरा, ये पूरा एक ग्लास का मीडियम है। ठीक है, ये पूरा एक ग्लास का मीडियम है। अच्छा, अब एक चीज और नोट कर लेना, ये जो ग्लास का मीडियम है या जो ये ग्लास स्लैब है, ये पूरा ऐसे पतला तो होगा नहीं। ठीक है, इसे थोड़ा विजुअलाइज करो, थोड़ा दिमाग में सोचो कि ये 3D है, मतलब ये चिपटा नहीं है। ये जो ग्लास स्लैब है ये ऐसे बाहर निकला हुआ है बोर्ड के, ये इतना बड़ा है। ठीक है, मतलब ऐसे 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 तो है ही, और बाहर भी ऐसे निकला हुआ है, इस तरह। ठीक है, बाहर भी निकला हुआ है ऐसे करके, और इतना बड़ा है। ठीक है, ये चीज आप इमेजिन कर लो एक बार अपने दिमाग में, क्योंकि अब मैं बोर्ड में तो नहीं बना सकता 3 डायमेंशनल ग्लास स्लैब। ठीक है, तो आप इमेजिन कर लो कि ये बाहर 3 डायमेंशनल है और ये बोर्ड के बाहर भी निकला हुआ है। ठीक है, तो चलो अब शुरू करते हैं। क्या होता है कि एक जो रे ऑफ लाइट है, मान लो ये रे ऑफ लाइट है EF, ये आके इंसिडेंट होती है ग्लास स्लैब के ऊपर वाले सरफेस के एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, और इस पर्टिकुलर पॉइंट को मैंने नाम दे दिया O। ठीक है, इस पर्टिकुलर पॉइंट को मैंने नाम दे दिया O, जहां पे मेरी EF लाइट रे आके इंसिडेंट होती है ना। अब इसी पर्टिकुलर पॉइंट पे जहां पे लाइट रे इंसिडेंट हुई है, यहीं पे मैं अपना नॉर्मल बना रहा हूंगा। ये मैंने बना दिया नॉर्मल। ठीक है, नॉर्मल को मैं नाम दे देता हूं N डैश। ठीक है, क्योंकि ये चीज आप लोग याद रखना कि जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे इंसिडेंट लाइट रे आके इंसिडेंट होती है, ठीक है, जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे इंसिडेंट लाइट रे आके इंसिडेंट होती है, उसी पर्टिकुलर पॉइंट पे मैं अपना नॉर्मल बना रहा होता हूं। ठीक है, और नॉर्मल जो होता है वो तो 90 डिग्री पे होता है, ये तो आपको पता ही होगा। और जो मेरी ये ऊपर वाली सरफेस है, ये ऊपर वाली जो सरफेस है, ये अभी इंटरफेस की तरह काम कर रही होगी, क्योंकि ये सरफेस ग्लास के मीडियम को और एयर के मीडियम को सेपरेट कर रही है। ठीक है, अब क्योंकि ये लाइट रे ऑप्टिकली रेयर मीडियम से आ रही है और ये ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में एंट्री ले लेगी, तो ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी लाइट रे, ये वाली। ठीक है, ये वाली लाइट रे नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी कुछ इस प्रकार। देख पा रहे हो, नॉर्मल की तरफ ऐसे बेंड हो गई है ना। अगर मान लो यहां पे ये ग्लास स्लैब होता ही नहीं, तो जो ये लाइट रे है वो शांति से अपना ऐसे सीधा जा रही होती इस प्रकार। लेकिन क्योंकि यहां ग्लास स्लैब आया, मीडियम चेंज हुआ, इसके कारण लाइट ने रिफ्रैक्शन शो कर दिया। ठीक है, ये चीज आ गई आपको समझ में। तो ये सारी बातें तो हम अपने लास्ट लेक्चर में भी कर चुके हैं बहुत अच्छे से। तो अब आप लोग लॉ समझना कि लॉ क्या कहता है। लॉ ये कहता है कि जो आपका ये इंसिडेंट रे है, जो ये EF है, ये जो है आपकी इंसिडेंट रे है। ठीक है, ये जो है ये आपका रिफ्रैक्टेड रे है, रिफ्रैक्टेड रे, और जो ये है ये नॉर्मल है। ठीक है, तो रिफ्रैक्शन का जो फर्स्ट लॉ है वो कहता है कि जो ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्रैक्टेड रे है और ये नॉर्मल है, ये तीनों जो हैं एक ही पर्टिकुलर प्लेन में लाई कर रहे होंगे। ठीक है, प्लेन से क्या समझते हैं हम लोग, अगर मैं आप लोगों को ये वर्ड बोलता हूं प्लेन, आप लोग
आप लोगों को प्लेन सुन के दिमाग में कैसी फील आती है? कुछ ऐसा लगता है कि जैसे ये पेपर है, ये पेपर का ये पूरा प्लेन हो गया, ठीक है। वैसे ही क्या मैं बोल सकता हूं, ये जो पूरा बोर्ड है ये एक प्लेन की तरह है, ठीक है। ऐसा ही तो हमारे दिमाग में कुछ कुछ पिक्चर बन जाता होगा ना जब हम प्लेन वर्ड सुनते हैं। तो वैसे ही है कि जो ये इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे तीनों एक ही पर्टिकुलर प्लेन में लाई करते हैं, ठीक है। और इस पर्टिकुलर केस में रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल और इंसिडेंट रे ये तीनों ही बोर्ड के प्लेन में लाई कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि ये जो बोर्ड है, ये बोर्ड भी तो एक प्लेन की तरह ही काम करेगा ना, है ना। ये बोर्ड भी एक प्लेन की तरह ही काम करेगा ना। अच्छा, तो ये तो हो गया आपका फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। लेकिन यहां पे आप एक चीज और नोट कर लेना कि मैंने आपको अभी अभी विजुअलाइज करवाया था कि जो ये मेरा ग्लास स्लैब है वो बाहर ऐसे निकला हुआ है, कुछ 3D में बना हुआ है ना, ऐसे करके 3D में बना हुआ है। तो यहां पे ऐसा कभी नहीं हो सकता कि जो आपकी इंसिडेंट रे है वो आती है बोर्ड के प्लेन में, ठीक है। जो ये इंसिडेंट रे है हमारी, ये बोर्ड के प्लेन में आ रही है। और जो आपकी रिफ्रैक्टेड रे है, रिफ्रैक्टेड रे यहां पे ऐसे निकले कुछ बाहर, ठीक है। यहां पे भी था ना आप लोगों का जो ग्लास स्लैब था, यहां पे था ना बाहर ऐसे। तो ऐसा नहीं हो सकता कि जो आपकी रिफ्रैक्टेड रे है वो कुछ इस प्रकार से आएगी, है ना, इस प्रकार से आएगी। ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर रिफ्रैक्टेड रे यहां इस डायरेक्शन में बाहर आ गई तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका यह मतलब हुआ कि रिफ्रैक्टेड रे का या रिफ्रैक्टेड रे का जो प्लेन है वो अलग है। रिफ्रैक्टेड रे का जो प्लेन है वो ये वाला हो जाएगा, ये वाला जो पूरा प्लेन दिख रहा है आपको, इमेजिन करो यहाँ पे मैंने एक प्लेन बना दिया, इस पर्टिकुलर प्लेन में उसका प्लेन हो जाएगा, है ना, जो कि इंसिडेंट रे के प्लेन से अलग है ना। ये वाला जो प्लेन है वो इंसिडेंट रे का है, और अगर रिफ्रैक्टेड रे कुछ इस प्रकार से बाहर आती है तो जो रिफ्रैक्टेड रे का प्लेन है वो ये वाला हो जाएगा, यानी कि रिफ्रैक्टेड रे और इंसिडेंट रे का प्लेन अलग हो गया। तो ऐसा कभी भी पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है कि रिफ्रैक्टेड रे कुछ ऐसे निकल के बाहर आएगी, ऐसा नहीं है पॉसिबल। रिफ्रैक्टेड रे हमेशा उसी पर्टिकुलर प्लेन में रहेगी जिस प्लेन में इंसिडेंट रे और नॉर्मल है, ठीक है। तो ये चीज आ गई आपको समझ में, प्लेन आ रहा है आपको थोड़ा समझ में, ठीक है। जैसे मान लो एक ये मेरा पेपर का प्लेन है, ये एक प्लेन हुआ, और जो ये मेरी बुक है ये दूसरा प्लेन है, ठीक है। इस प्रकार से ऐसे जो मैंने बनाया ना, मतलब ये पेपर का ये वाला प्लेन था और जो बुक का था वो ये वाला प्लेन था, तो ये दोनों अलग प्लेन्स हैं, ठीक है। ये दोनों जो है अलग प्लेन्स हैं, जो पेपर का प्लेन है और जो बुक का प्लेन है वो दोनों अलग प्लेन है ना। अब ऐसा कभी नहीं हो सकता कि इंसिडेंट रे आपकी इस प्लेन में आ रही है और रिफ्रैक्टेड रे इस प्लेन में जा रही है, ठीक है। ऐसा कभी नहीं हो सकता। अगर इंसिडेंट रे इस प्लेन में आ रही है तो रिफ्रैक्टेड रे भी इसी प्लेन में रहेगी, वो इस प्लेन में नहीं चली जाएगी, जैसा कि मैं यहाँ पे आपको समझा रहा था, ठीक है, जैसे मैं आपको यहाँ समझा रहा था, है ना। इसीलिए मैं यहाँ पे ग्लास स्लैब को, इसीलिए मैं आपको कह रहा था कि आप इमेजिन करो कि ग्लास स्लैब जो है आपका वो बड़ा है, ठीक है, वो थ्री डायमेंशनल है, ऐसा चिपटा हुआ नहीं है, 3 डायमेंशनल है। इसीलिए मैं आपको कह रहा था कि आप इमेजिन करो, ठीक है। तो चलो, ये तो बात होगी फर्स्ट लॉ की। अच्छा, अब सेकंड लॉ क्या कहता है? दूसरा लॉ ये हो गया आपका पहला लॉ रिफ्रैक्शन का। अब दूसरा लॉ क्या है कि द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ए कांस्टेंट, ये हमेशा कांस्टेंट होता है, ठीक है, ये कांस्टेंट होता है फॉर ए गिवन पेयर ऑफ मीडिया, ठीक, लिख लेते हैं, फॉर ए गिवन पेयर ऑफ मीडिया एंड फॉर ए गिवन लाइट, एंड फॉर ए गिवन लाइट, ठीक है। तो यहां पे अब चलो इसे थोड़ा समझना शुरू करते हैं कि साइन आई अपॉन साइन आर कांस्टेंट होता है फॉर ए गिवन पेयर ऑफ मीडिया। अच्छा, पेयर, देखो मीडियम का जो प्लूरल होता है वो मीडिया होता है, ठीक है। मीडियम का जो प्लूरल होता है वो मीडिया होता है। अगर हम बोलते हैं कि मीडियम है तो यानी एक मीडियम है, लेकिन अगर मैं बोलता हूं मीडिया है तो यानी
एक मीडियम से ज्यादा मीडियम्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पेयर लिखा है, पेयर ऑफ मीडिया यानी मीडिया का जोड़ा, यानी मीडियम्स का जोड़ा। जैसे कि यहाँ पे था, यहाँ पे भी तो दो मीडियम्स थे, एक ग्लास का मीडियम और एक एयर का मीडियम, तो ये भी क्या हो गया, मीडियम्स का जोड़ा। उसे मैं क्या कहूंगा, पेयर ऑफ मीडिया, ठीक है। तो साइन आई अपॉन साइन आर कांस्टेंट होता है, इसे हम थोड़ा सा समझते हैं, लिखा क्या हुआ है यहाँ पे ये, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं इसे, और यहाँ पे एक और चीज लिखी हुई है कि ये किसी गिवन लाइट के लिए होती है, गिवन कलर ऑफ लाइट के लिए होती है, ठीक है। कलर ऑफ लाइट, ऐसा क्यों बोला गया है? तो यहाँ पे पहले आप इस लॉ को देखो ध्यान से। मान लो ये मेरा एक ग्लास स्लैब है पूरा, ठीक है। ये एक इंसिडेंट रे आई, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इंसिडेंट हुई, मैंने यहीं पे एक नॉर्मल बना दिया एन डैश, ठीक है। ये मेरी इंसिडेंट रे थी। अब क्योंकि ये ऑप्टिकली रेयर से ऑप्टिकली डेंसर में आती है, तो ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी, नॉर्मल की तरफ बेंड हुई, तो ये जो होगा, ये वाला जो एंगल होगा, इसको मैं कहूंगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। जो इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ एंगल बनाता है उसे मैं कहता हूं क्या, इंसिडेंट एंगल या एंगल ऑफ इंसिडेंस, और इसे मैं कहूंगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। ये होगा मेरा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। थोड़ा सा और अच्छे से बना लेते हैं इसे, ठीक है। ये होगा मेरा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अच्छा, अब ये लॉ क्या कहता है कि आपने मान लो साइन आई, इस पर्टिकुलर एंगल का आपने साइन आई लिया, ठीक है, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस था, और इसको आपने डिवाइड कर दिया साइन आर से, तो ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा। अब आप लोगों को ये कांस्टेंट का मतलब समझ नहीं आता होगा, ठीक है। आप लोगों को ये कांस्टेंट का मतलब समझ नहीं आता होगा, तो इसे हम और अच्छे से समझते हैं थोड़ा, ठीक है, और समझते हैं हल्का सा। मान लो अब मैं और लेता हूं, एक और मैं इसी तरह का ग्लास स्लैब दोबारा उठा के यहाँ लाता हूँ। इस बार मैं पूरा ग्लास स्लैब नहीं बना रहा। एक लाइट रे आई, वो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इंसिडेंट हुई, ठीक है, और यहाँ पे मैंने नॉर्मल बनाया, और ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी, ठीक है। इस बार जो है आपका इंसिडेंट एंगल का जो वैल्यू है वो I1 है मान लो, और जो ये रिफ्रैक्टेड एंगल है इसका वैल्यू R2 है, ठीक है। एक और केस में दोबारा बनाता हूं, इस बार थोड़ा सा और बड़ा एंगल से मैं इंसिडेंट करवाता हूं। ये नॉर्मल आपका, ये रिफ्रैक्ट हुई, ठीक है। इस बार जो है ये आपका I2 एंगल है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये R2 एंगल है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। एक और केस बनाता हूं, यहाँ पे ये नॉर्मल था आपका, ठीक है, और इस बार मेरी लाइट रे और ये ऐसे इंसिडेंट होती है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, ये मेरा I3 एंगल है, और ये जो है ये मेरा रिफ्रैक्टेड एंगल है, सॉरी रिफ्रैक्टेड एंगल कहां से, यहां से बनेगा ना, तो ये मेरा R3 एंगल है, ठीक है। अब एक चीज यहाँ पे नोट कर लेना, पहले ही मैं आपको क्या बता दूं कि यहाँ पे हर पर्टिकुलर केस में, ठीक है, इस पर्टिकुलर केस में मान लो मैंने एक ग्रीन लाइट ली थी, ग्रीन कलर की लाइट, ठीक है, एक मैंने ग्रीन लाइट ली थी, तो यहां पे भी मैं ग्रीन लाइट ले रहा हूं, यहां पे भी ग्रीन लाइट ले रहा हूं, यहां पे भी ग्रीन लाइट ले रहा हूं, ठीक है। और यहां पे मैंने एक ग्लास का मीडियम लिया था या एक ग्लास स्लैब लिया था, तो यहां भी मैं एक ग्लास स्लैब ही ले रहा हूं, यहां भी मैं एक ग्लास स्लैब ही ले रहा हूं, और यहां भी मैं एक ग्लास स्लैब ही ले रहा हूं, ठीक है। और जो लाइट है वो चारों ही केसेस में ग्रीन है। लेकिन मैंने क्या करा, मैंने इस पर्टिकुलर केस में अपना जो इंसिडेंट एंगल है उसको आई रखा, ठीक है। इस पर्टिकुलर केस में मैंने अपने इंसिडेंट एंगल को चेंज करके I1 कर दिया। इस पर्टिकुलर केस में मैंने अपने इंसिडेंट एंगल को और चेंज करा, I2 बना दिया उसको, और इस पर्टिकुलर केस में मैंने और चेंज करके उसे I3 बना दिया, ठीक है। तो जिस हिसाब से मैं अपने इंसिडेंट एंगल को चेंज करता जाऊंगा, उसी हिसाब से जो मेरा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो भी चेंज होता रहेगा, है ना यार। ये बात तो मतलब इतना तो आपको आता ही होगा ना समझ में, कि मान लो अगर ये आपका इंटरफेस है, मेरा हाथ, ठीक है, मेरे हाथ पे अगर कोई लाइट रे आके ऐसे इंसिडेंट होती है, ठीक है, तो जो उसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा वो कुछ अलग होगा। अगर वो ऐसे आके इंसिडेंट होती है तो उसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कुछ अलग होगा। अगर वो ऐसे आके इंसिडेंट होती है तो उसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कुछ अलग होगा। मतलब कि जिस हिसाब से मैं अपने एंगल ऑफ इंसिडेंस को चेंज करूंगा, उस हिसाब से मेरा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो चेंज हो रहा होगा, ठीक है।
अब यहाँ पे आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है ये देखो कि मान लो इस पर्टिकुलर केस में मैं अपने साइन आई अपॉन साइन आर की वैल्यू निकालता हूं, वो आती है मेरी क्या, वो आती है मेरी m, ठीक है। इस पर्टिकुलर केस में मेरी साइन आई अपॉन साइन आर की वैल्यू आती है m, ठीक है। अब इस पर्टिकुलर केस में भी मैं अपने साइन आई और साइन आर की वैल्यू निकाल के उनको डिवाइड करता हूं, ठीक है। इस पर्टिकुलर केस में भी मैं वही काम कर रहा हूं, साइन i1 अपॉन सॉरी यहाँ पे r1 होगा, ठीक है, साइन i1 अपॉन साइन r1, यहां क्या होगा साइन i2 अपॉन साइन r2, यहां क्या होगा साइन i3 अपॉन साइन r3, ठीक है। और मैंने आपको ये चीज तो बता ही दी है कि यहां पे भी ग्लास का मीडियम है, और जो ये लाइट है ये ग्रीन लाइट है, यहां पे भी मैंने ग्रीन लाइट ही ली थी, ठीक है। यहां मेरी लाइट का एक पर्टिकुलर कलर था जो कि ग्रीन कलर था, यहां भी मैंने ग्रीन लाइट ली, यहां पे भी मैंने ग्रीन लाइट ली, यहां पे भी ग्रीन लाइट ली है, ठीक है। और ये सारे ग्लास मीडियम्स हैं। अच्छा, अब अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि ये साइन i1 अपॉन साइन r1 की वैल्यू क्या होगी, या साइन r2, मतलब अगर मैं आपको इन तीनों का ही आंसर पूछूं तो अब आप लोग क्या बताओगे, क्या हो सकता है इन तीनों का आंसर, ठीक है। इन तीनों क्वेश्चंस का जो आंसर है वो क्या होगा, तो मैं कहूंगा इन तीनों, सॉरी मैं क्या पूछ रहा था आपसे क्वेश्चन, इन तीनों क्वेश्चंस का जो आंसर है वो क्या होगा, ठीक है। इन तीनों क्वेश्चंस का आंसर क्या होगा मैं आपसे ये पूछूंगा, थोड़ा सोच के देखो, फिर उसके बाद आप आंसर दो। और अगर नहीं सोच पा रहे हो तो मैं तो हूं ही आपको बताने के लिए। क्या होगा, इस पर्टिकुलर केस का जो आंसर है वो भी m आएगा, इसका आंसर भी m ही आएगा, इसका आंसर भी m आएगा। तो कुछ समझ पा रहे हो आप लोग, आपको यहां से कुछ समझ में आया कि साइन आई अपॉन साइन आर का साइन आई अपॉन साइन आर जो होता है वो कांस्टेंट होता है। इसका असली मतलब क्या है, इसका असली मतलब ये है कि अगर मैं गिवन पेयर ऑफ मीडिया, अपने जो मीडियम है, अपने मीडियम को हर बार सेम रखता हूं, और अगर मैं अपनी लाइट को सेम रखता हूं, ठीक है, तो जो मेरा साइन का एंगल ऑफ इंसिडेंस है अपॉन साइन का एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, मतलब वो हमेशा सेम वैल्यू देगा, ठीक है। इन चारों ही केसेस में मैंने हरी लाइट ली, ग्रीन लाइट ली, और इन चारों ही केसेस में मैंने ग्लास का मीडियम रखा या ग्लास स्लैब ही रखा, ठीक है। लेकिन मैंने इंसिडेंट एंगल चेंज करा, इंसिडेंट एंगल चेंज करा, उस हिसाब से मेरा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी चेंज हो गया, ठीक है। मैंने हर केस में इंसिडेंट एंगल चेंज करा, उस हिसाब से मेरा रिफ्रैक्शन का जो एंगल है वो भी चेंज हो गया। लेकिन जब मैंने इनका रेशियो निकाल के देखा वो हमेशा मेरा सेम आ रहा है, देखो हमेशा सेम आ रहा है हर बार, ठीक है। हर बार इसकी जो वैल्यू है वो m और m ही आ रही है, ठीक है। तो यहां से क्या आप लोगों को इस पर्टिकुलर चीज का मतलब समझ में आता है कि साइन आई अपॉन साइन आर की जो वैल्यू होती है वो हमेशा कांस्टेंट होती है, और उस कांस्टेंट होने का मतलब ही ये है कि वो हमेशा m ही रहेगी, चाहे आप कुछ भी कर लो, यहां पे i की जगह कुछ भी रख लो, ठीक है। क्योंकि अगर आप यहाँ i चेंज कर देते हो तो उसके हिसाब से r चेंज होगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पे जो i की वैल्यू है इंसिडेंट एंगल, उसकी वैल्यू को चेंज करते हो, उसके हिसाब से आपकी जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है उसके हिसाब से चेंज होगा, और वो अपने आप को ऐसे एडजस्ट करेगा ना, वो जो एंगल है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, वो अपने आप को कुछ इस प्रकार एडजस्ट करेगा कि जो आपका ये रेशियो है, ये वाला जो रेशियो है वो हमेशा सेम आएगा हर बार, जैसे इस पर्टिकुलर केस में आ रहा है, ठीक है। तो साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, इस पर्टिकुलर लॉ का असली मतलब जो था वो ये था, ये पूरा एनालिसिस, ठीक है। तो आशा करता हूं आप लोगों को ये पूरा लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। और जनरली ये सारी बातें आप लोगों को 10th क्लास में बताई नहीं जाती, ठीक है। ये जब आप 12th क्लास में आते हो तो खुद ही आप सीख रहे होते हो, मतलब अगर खुद ही आप थोड़ा सा बैठ के एनालिसिस करते हो, थोड़ा सोचते हो तो आप सीख जाते हो। लेकिन 10th क्लास में आप लोगों को ये बातें सिखाई नहीं जाती, लेकिन तब भी मैंने आपको थोड़ा सा फील दिलवा दिया कि साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, इसका असली मतलब क्या होगा, ठीक है। तो आशा करता हूं ये लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, बाकी बातें हम कर रहे होंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू।